नमस्कार, मेरा नाम कल्पतरु अग्रवाल है और ये दूसरा वीडियो है उस पार्ट का जो हम पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास के बारे में जानकारी। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो योजना आयोग के शब्दों में जो हमने बात करी थी, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक ऐसा विभिन्न अंग है जो ये पूरी कार्यनीति बनाता है, जो ये योजना का अर्थव्यवस्था की योजना बनाता है हमारे देश की। इसके अध्यक्ष रहते हैं हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। तो योजना आयोग के अनुसार उनके शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो आप कह सकते हैं कोई भी आर्थिक नियोजन जो होता है उसका अर्थ किसी भी राष्ट्र की जो पहले जो चीजें रखी जाती हैं, जो भी प्राथमिकताएं होती हैं, उसके अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना होता है। तो किसी में भी आप उनका प्रयोग करते हैं उन सारी नीतियों का, तो उनका एक पूरी तरीके से आप कोई भी योजना जो बनाते हैं उसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं, उसको जो प्लानिंग कमीशन हमारा करता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। तो इसको थोड़ी और आसान भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कोई चीज है, जैसे कि आप एक व्यक्ति हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपके पास कुछ सामान है, जैसे आपके पास एक कह लीजिए एक बॉटल है, ठीक है? अब आप उससे आगे नहीं, इसको थोड़ा और चेंज हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आपके पास कुछ सामान है और आपको उससे कुछ ना कुछ अच्छा उसका जो है कुछ निकालना है उससे। अब उसके हिसाब से ही आपको अलग-अलग जगह उसे लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो वैसे ही हमारे देश में जो हमारा ये योजना आयोग है, इनके पास कुछ रिसोर्सेज़ जिन्हें कहते हैं, कुछ प्राथमिकताओं को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन क्रियाओं के लिए, और उनके हिसाब से जो देश की नीति है, उसके हिसाब से देश की ज़रूरत है, जो प्राथमिकताएँ हैं देश की, उसके अनुसार इन्हें वो कदम उठाने पड़ते हैं। तो वही है हमारी ये योजना आयोग का काम। अब हमारे भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है तथा अब 11वीं पंचवीं योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। अब तो ज़्यादा हो गई हैं, अभी हम आज के हिसाब में पढ़ रहे हैं तो भारत की 10 से अब 12 हो चुकी होंगी, क्योंकि इसके अनुसार 11वीं पंचवीं योजना 2007 से 2012 थी। उसके बाद 2013 से आपकी 2018 रही होगी। उसके बाद हमारी उसके बाद वाली 11वीं ये वाली थी, 12वीं होगी, हमारी अभी 13वीं चल रही है। तो फिर हमारी 13वीं वर्षीय योजनाओं जो चल रही हैं, तो अभी तक 12 पूरी हो चुकी हैं, जो हमें समझना है कितनी हो चुकी हैं हमारी, 12 पूरी हो चुकी हैं हमारी, और अभी हमारी चल रही है 13वीं चल रही है, ठीक है? तो सबसे पहली जो हमारी वर्षीय योजना थी, उसकी अवधि थी 1951 से 1956। अब ये वाली जो योजनाएँ हैं, जैसे हमने बताया आपको कि ये जो हमारा कार्यनीति जो नियोजन करता है वो आयोग, जो प्लानिंग कमीशन जिसे कहते हैं, उसके अनुसार 5-5 वर्ष की अलग-अलग योजना बनाई जाती हैं। तो जैसे आज आपको पता होगा, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको अगले 5 साल में क्या करना है, कभी-कभी ये सवाल पूछा जाता है। तो एक पूरा अच्छे से उसका एक पूरी योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार ही चलते हैं। तो हम आज ही वो सारी बातों को ध्यान में रखकर उन 5 वर्षों के लिए एक योजना तैयार कर लेते हैं। अ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी आपको समझ में आ रही होगी कि 5 वर्षीय योजना क्यों बनाई जाती है। अपने आप को रख के देखिए उस चीज़ में कि कभी आपको 5 वर्ष के लिए आगे सोचना है, क्योंकि उससे ही आप हर वर्ष अपना जो उत्तीर्ण हैं वो कर सकते हैं, उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं जो आपकी प्राथमिकताएँ हैं।
तो अब भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। तो इसी बात का जो आर्थिक विकास हो रहा है, हमने जिसकी पहले बात करी थी, उसका नियोजन को दिया जाता है, कैसे उसको चलाया जाता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य यही होते हैं कि आर्थिक विकास का दर बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का दर बढ़ाना। उस बात को करने से पहले आर्थिक नियोजन का अर्थ एक बार और समझ लेते हैं। आर्थिक नियोजन जो है, वो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, तो विकासात्मक क्रियाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए और देश की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके अनुसार कोई भी जो हम संसाधन बनाते हैं, कोई भी जो हम नियोजन बनाते हैं, उसे हम आर्थिक नियोजन बोलते हैं, वो तैयारी बोलते हैं। अब इसके उद्देश्य जो हैं वो बहुत साफ से हैं। आप यही सोचिए अपने दिमाग में कि क्या उनके थोड़े उद्देश्य हो सकते हैं। तो देश में सबसे पहले एक तो आर्थिक विकास का दर बढ़ाना होगा, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई भी अगर आर्थिक विकास ही नहीं है हमारा, तो हम उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। फिर कृषि एवं उद्योग जो है, उनका आधुनिकरण, उनका जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिसे भी कहते हैं, उसका आगे बढ़ना जरूरी है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ताकि सबको न्याय मिले, अपना आत्मनिर्भरता बढ़े। जो हमारे मोदी जी भी कहा करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है हमें, सेल्फ रिलायंट जिसे कहते हैं, हमें खुद आगे उस काम के लिए आगे बढ़ते देना है। तो वो जो हमारा कार्य नियोजन है, वो इन सारी चीजों को देखता है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। अब भारत में जो योजना आयोग का गठन, ये हमारी बात जो हमने पहले करी थी, कब हुआ था, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। मैं एक बार और बता दूं, 15 मार्च 1950 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पद इनके कौन रहता है, भारत के प्रधानमंत्री, जिससे हमने बात करी। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। एक, जो योजना का गठन अपना 15 मार्च 1950 में हुआ था। जो पहली थी वो 1951 से 1956 चली थी, जो हमारा पंचवर्षीय योजना है। जो हमारे आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, जो पहले हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे देश के। और इनके अलावा, क्योंकि कामकाज तो अध्यक्ष देखता है, इनकी देख रेख में होता है, इसलिए 8 सदस्य और होते हैं जिसकी इनकी सहायता के लिए। भारत में जो नियोजन है, उसकी तालिका 1.2 द्वारा आप समझ सकते हैं, इतनी एक तालिका है, उसके द्वारा हम समझेंगे ये चीज, जो भारत का नियोजन है। तो ये तालिका हमारी 1.2 आ गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1951 से 1956, दूसरी थी 1956 से 1961, और 7वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, और फिर 12वीं और 13वीं अभी जो हमारी है। तो हमारे 5-5 वर्ष के लिए ये बनाई जाती है। अब एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नामक होती है, एक राष्ट्रीय विकास परिषद, तो जिसे कहा जाता है। तो ये क्या होती है, इसको समझते हैं। मैं मानता हूं कि आपको ये पंचवर्षीय योजना के बारे में ज्ञात हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो भारत में जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन हुआ था आपका 6 अगस्त 1992 में को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है, और अंत में ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित, जिसे अप्रूव्ड कहते हैं, उसे एक कह देते हैं कि हाँ ये चीज सही है, होती है। तो क्या है ये हमारी पूरी राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसको क्यों बनाया गया, जबकि हमारे पास एक आर्थिक नियोग का अंग है, जो हमारा पूरा ये देखरेख करता है अर्थव्यवस्था की, ये सारी नियोग चीजों का। तो ये हमारा बनाया गया था 6 अगस्त 1992 में। अब इसका गठन एक कार्य के लिए किया गया था कि आर्थिक नियोजन हेतु
राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए। तो राज्य सरकार जो होती है हमारी और जो आर्थिक नियोजन है उनके बीच में एक तालमेल बना रहे, इसलिए बनाया गया था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद में इसलिए सभी जो हमारे राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं, ताकि एक तालमेल बना रहे कि आप कोई भी नियोजन जो कर रहे हैं, जो भी आप आगे करना चाहते हैं, वो उनके साथ तालमेल में बना रहे। क्योंकि आपको भी पता है, एक अंग जो है हमारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल हमारी जो पूरा देश को संभालती है, और हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाई जाती हैं, वो हमारे राज्यों को संभालती हैं। बट उनके जो बीच में है एक तालमेल होना चाहिए, ताकि पूरे देश का विकास हो सके। तो इसलिए ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है। बट अंत में अगर वो एक बार योजना बना लेते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अनुमोदित अप्रूव कर लेता है, ताकि उनको दे देता है कि भाई आप ये आगे कर सकते हैं, या फिर उसमें अपने कुछ भी होता है तो उस बात को बताता भी है। अब पहली जो हमने विकास की दर है, आर्थिक विकास के बारे में तो जान लिया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि मौद्रिक विकास क्या होता है। अभी आर्थिक विकास तो हम काफी सुन रहे थे, पर मौद्रिक विकास मैं समझता हूँ आप पहली बार जान रहे हैं इसके बारे में। तो वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें, तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु को लेन देन कर अपनी जो भी चीज है। तो यहाँ तक हम एक बार समझ लेते हैं क्या है। 21वीं शताब्दी में मनुष्य को बहुत सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे आपको भी होंगी कुछ चीजें, हमें जो मिल रहा है, पर हम ये जाने की बहुत कठिन परिश्रम से हमें ये सारी चीजें मिली हैं आसानी से। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जिंदगी में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी पाने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत एकदम डट के उसका सामना करना पड़ता है हर चुनौती का। तो वैसे ही इस कठिन परिश्रम के कारण आज मनुष्य इस जगह पे पहुंचा है जहाँ उसे बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। चाहे आप कहीं बैठे हों, चाहे कोई खाना हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी जिंदगी में कोई कार्य करने के बाद आप कुछ सुख सुविधा लेते हैं, वो भी मनुष्य का उनमें हाथ है। पर तब मुद्रा नहीं थी। अब मौद्रिक और मुद्रा मुद्रा मतलब कुछ भी पैसा आप कह सकते हैं। कोई मुद्रा जैसे कि आपकी चवन्नी, अठन्नी, वो सारी चीजें चलती थी। अब रुपया आ गया है, और ये सारे जो हम पैसों की वार्तालाप करते हैं इस बारे में, वो चीजें नहीं थी। तो हम वस्तु का लेन देन करते थे। वस्तु का अंग्रेजी में अगर हम देखें, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ये वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे भी कह सकते हैं, इससे पूरा होता था। अभी बार्टर सिस्टम को समझते हैं। एक बार हम ये पूरा पढ़ लें, फिर हम समझते हैं कि क्या चीज है। तो अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। वह अवस्था आर्थिक विकास का प्रारंभिक अवस्था थी। चूंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तुओं की लेन देन, आदान प्रदान, ये लेन देन थी, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति किया किया करता था। तो ये बार्टर सिस्टम क्या है? तो आपको कोई भी चीज करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा, जो पैसा है वो एक एक्सचेंज, कोई चीज के बदले में वो चीज दिया जाता है। तो आप कभी भी एक दुकान पे जाइए, वहां पर बिस्किट आप लेने जाइए। 10 रुपए का बिस्किट आप खरीदते हैं, और आप 10 रुपए उसे देते हैं और बिस्किट ले लेते हैं। ठीक है। अब जो आप पैसे दे रहे हैं, वो एक तरीके का माध्यम है जिसके द्वारा आप उस इंसान को कुछ चीज दे रहे हैं, और आप उस चीज से ले रहे हैं। अब ये जो चीज है, ये ऊपर जो हमारी सरकार है, वो इसे ध्यान में रखती है कि कैसे चलाना है। तो इस पूरी मुद्रा को, इस पैसे को कैसे चलाना है। बट हम चलते हैं बहुत पहले की शताब्दी में, जब ये पैसे या फिर ये मुद्रा नहीं हुआ करती थी। तब तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था किसी चीज की अनुमान लगाने की कितने का है। आज तो हमारे पास वो अनुमान की चीज है। तो उस समय पे कोई भी चीज का आदान प्रदान किसी और चीज के वस्तु या कोई और वस्तु से किया जाता था। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, अब आपके पास जो है वो एक बॉटल है। तो मैंने आपसे कहा कि वो बोतल जो है वो मुझे दे दे तू, और मेरा जो पेन है, मेरी जो ये है कलम, वो तुम रख लो।
ठीक है? तो ये एक बार्टर सिस्टम हो गया। मैंने एक सामान दिया और एक सामान ले लिया। तो अब उस समय क्योंकि हमारी जो है आवश्यकताएँ इतनी नहीं थी, लोग इतने नहीं थे, जनसंख्या इतनी नहीं थी, तो हमने उन चीज़ों को उनकी बहुत कम ही थी, तो हमने कहा कि लेन-देन, आदान-प्रदान की आवश्यकता पे ही चलते थे। फिर हमने बदलाव लेके आए, तो लेकिन इसके बाद जो लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती चली गईं, उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे में बढ़कर अब बड़े गाँव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव हो गया। तो क्या बढ़ी हमारी यहाँ जनसंख्या बढ़ गई और आवश्यकताएँ बढ़ गईं, ठीक है? तो ये फैलाव होता गया। इसी से स्थिति में मनुष्य की सोच पर आधार पर विनिमय विनिमय का एक सामान्य इद्रा मुद्रा जैसे मनी को कह सकते हैं, का प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब वस्तु के कारण वस्तु नहीं बल्कि एक मुद्रा से ये जो एक्सचेंज है, विनिमय मतलब कोई भी आपका एक्सचेंज जो आपका आदान-प्रदान हो रहा है, किया जाता था। तो अब जो सामान है, वो एक मुद्रा में बदल गया, मनी में बदल गया। तो अब दूर-दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तु के बंडल को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय-विक्रय का साधन कार्य करने लगा था। तो मुद्रा एक सामान्य वो साधन बन गया जिसके अनुसार हम आदान-प्रदान कर सकते हैं। अब पहले क्या है लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अपने साथ ले जानी पड़ती थी। उसके कारण क्या होता था लोगों के आधे शरीर टूट जाते थे और वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। बट उनके लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उनको कुछ और सी सामान लेना है तो कुछ देना भी है। अब ये जो है वो जो मुद्रा है बहुत आसानी से कोई भी इंसान अपने साथ लेके चल सकता था। तो बहुत आसान हो गया। अब अर्थव्यवस्था के विकास की इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार जो है इसी समय सरकार का जो अभ्युदय हुआ। अब ये जो है सरकार, कौन चलाएगा इस चीज़ को? इस मुद्रा को कौन ध्यान में रखेगा कि ये सही जगह जा रही है, सही जगह हो रहा है, कौन इन चीज़ों का आदान-प्रदान देखेगा? तो एक सरकार का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन शुरू हो गया। अब ये जो पहले लोग बार्टर सिस्टम चलाया कि ये सामान के वस्तु के अनुसार हम आदान-प्रदान करेंगे, ये लोगों का था। अब यहाँ पर एक उनको देखने के लिए एक सरकार आ गई और लोगों की भी मान्यता से ये चीज़ शुरू हो गई। अब अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे, एक हल्की चीज़ है। तो फलत अब इसका फल क्या हुआ? देश की सरकार का आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का जो है ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण मतलब एक-दूसरे में जाना किया जाने लगा। हम जैसे चेक जिसे कि चेक कहते हैं, इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम के जारी किया जाता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान-प्रदान होता है। तो अब इससे क्या हुआ? एक मुद्रा आ गई, तो मुद्रा के आने के बाद हमने बहुत सारी बैंकों की स्थापना करी। अब बैंक क्या होती है ये समझिए। तो बैंक बहुत साफ शब्दों में यही है, जो आपको कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में सिर्फ़ मुद्रा की आपको मदद करे, ठीक है? ये समझिए जैसे कि आपको अपने दोस्त को कुछ पैसे भेजने हैं, तो आप क्या करेंगे जाएँगे एक बैंक में उसको कहेंगे कि मुझे इस इंसान को पैसे भेजने हैं, आप वहाँ पर जमा करवा देंगे और वो जो बैंक है, क्योंकि वो सरकार द्वारा है, जैसे सरकारी आधिपत्य है, जैसे हमने यहाँ पर इसको मार्क किया है, वो वहाँ पर पहुँचा देगी उस इंसान के पास, ठीक है? ये स्थापित बैंक जो सरकार की हैं। अब यहाँ पर हम चेक का भी बहुत ज़्यादा जो है हम इस्तेमाल करने लगे। अब चेक क्या होता है? तो चेक एक छोटा-सा आप सरकारी कागज़ ले लीजिए या फिर वो उस बैंक का कोई भी एक नोट ले लीजिए, जिसमें वो सारी ये जो विवरण हैं कि किसको भेज रहे हैं, किसका है कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और क्योंकि वो सरकार द्वारा ही नियमित होता है और वो बैंक का अ, ही बनाया गया होता है, उसको इस्तेमाल करके आप आराम से दूसरे को पैसे भेज सकते हैं मुद्राओं को, तो इसकी स्थापना होने लगी। अब आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, तो हम कंप्यूटर से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो
अब जब हम बढ़ते गए, तब हम आगे हमने बहुत ज़्यादा अपना नए युग में आए, तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। अब ये मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का प्रमाण है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला ये मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी संस्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान-प्रदान में भी सहयोग करता है। अब जो ये कंप्यूटर है, क्योंकि ये तो मशीन है, तो ये इंसानों से ज़रूर तेज़ काम कर सकता है और ये हमारे ये आदान-प्रदान में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है पैसों की। अब कंप्यूटर होता कैसा है? अगर इसे ही हमें समझना है, तो कंप्यूटर होता कैसा है? इसे चित्र हम एक 1.1 के चित्र में हम देखेंगे कैसा है। आजकल कंप्यूटर जो है, वो सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार का कारण पहला जाया बड़ा ये कंप्यूटर जो है, लोगों के उपयोग में भी वह बहुत लाभदायक होता है। तो ये समझिए कि कंप्यूटर है, इसलिए आज आप ये जो हमारी वाणी है वो सुन पा रहे हैं और ये कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं। तो इससे हमारा प्रयोग और हम जो इतना बड़े हैं वो काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। और इसमें लैपटॉप काफ़ी प्रचलित है, जिसपे मैंने भी ये जो वीडियो है, वो अपनी पूरी बनाई है और इसके माध्यम से ही हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। तो मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम आते हैं। ये सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता, वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए हैं, इन सब के कारण आज ये वार्तालाप आज हमारी संभव हो पाई है। तो आप ये 1.1 में ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा ऐसा दिखता है। ये हमारा जो मानव है, वो काफ़ी हमारा जो ये मस्तिष्क है और ये दिमाग काफ़ी तेज़ होता है। इसने ही इस कंप्यूटर को जन्म दिया है और ये मशीन बनाई है जो इंसानों से भी तेज़ काम करती है और आज के युग में ये हमारा ट्रांसफ़र करने का या फिर आदान-प्रदान करने का एक नया ज़रिया बन चुका है। आजकल प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों पर इंगित यंत्रियाँ चित्र जो है के माध्यम से पैसे का आदान-प्रदान तथा निकासी होने लगा है। अब इसके प्लास्टिक जो है, ये हम छोटे-छोटे टुकड़े ऐसे हम कह सकते हैं ना, जब एक व्यक्ति के स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन-देन करता है, तो बैंक इस प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जब कोई भी एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना किसी विलंब के उस माध्यम से पैसे का लेन-देन पूरा होता है, उसे हम कहते हैं बैंकिंग प्रणाली। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि यही मेन काम है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपका क्या है कोर कोर जो चीज़ होती है, प्रणाली क्या है आपकी? आपको पढ़ना है। ये आपका सिस्टम है, आपको ये चीज़ पूरी करनी है क्योंकि आपको पढ़ना है, ये चीज़ें सीखनी है। वैसे ही एक बैंकिंग प्रणाली जो है, उनका पूरा काम यही है, किसी भी एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी विलंब के उसे कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यंत्र जैसे कि मैकेनिकल मार्क है, से किसी भी समय बैंक के एक चित्रित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। सो ये मैकेनिकल मार्क एक यंत्र होता है, जिससे हम एटीएम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उससे हम पैसे निकाल सकते हैं। ये सारी क्रियाएँ जो है बिजली की से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होती हैं। बैंक के जिस चित्रित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, वह है एटीएम। तो ये जो चित्रित स्थान हम जो बता रहे हैं आपको, उसे हम कहते हैं एटीएम या फिर ऑटोमैटिक टेलर मशीन, जिसका उसका पूरा जो हम फुल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो है एटीएम, ऑटोमैटिक टेलर मशीन। अब इससे आप कभी भी जाएँ और आप कुछ अपना जो पिन होता है, वो आप डालते हैं और अपना अमाउंट डालते हैं, अपने जितने पैसे आपको निकालने होते हैं और आपके पैसे आ जाते हैं। बट एक शर्त ज़रूर है कि आपके जो बैंक है, उसमें वो पैसे होने चाहिए, तभी वो पैसे निकलेंगे, वरना नहीं निकल पाएँगे। तो ये हमारे आजकल जो हम आगे बढ़े हैं, हमने आविष्कार करे हैं, उसके ही माध्यम से आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं कि हमने अलग-अलग जगह, अलग-अलग एटीएम बैंकों के लगा रखे हैं और हमें पूरी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं भी हम उस एटीएम से वो पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह पहले के अदला-बदली के युग में से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है, मुद्रा के युग में प्रवेश कर लिया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक जो युग है, उससे भी आगे
भर चुके हैं। जो हमने आगे बात करी थी कि एक चेक होता था, उससे हम आगे भर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। इस तरह ही हमने जो आविष्कार करे हैं। अब एक और बात है, एटीएम में के युग में हमने जो प्रवेश किया है, तो उसके अलावा एक डेबिट कार्ड भी नामक चीज़ होती है। तो डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड, ये 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बताएँगे। इससे हम आर्थिक विकास का एक प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है? तो ये एटीएम के अलावा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये हमारी मौद्रिक विकास के अंतर्गत ये सब आता है। एक डेबिट कार्ड है, जिससे आप एक डेबिट कार्ड होल्डर हैं। तो वो डेबिट कार्ड आपको इस्तेमाल कर पाएँगे एटीएम में, जब आपके बैंक में पैसा हो। तो जितना भी आप पैसा डालेंगे एक तरीके से मैं एक बैंक हूँ, ठीक है? मैं हूँ एक बैंक और आप मेरे कस्टमर हैं। आप वो हैं जो मेरी सुविधाएँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया कि मेरा नाम कल्पतरू है और ये कल्पतरू बैंक से आपको एक कार्ड मिल गया, ठीक है? अब आपने इस जो कार्ड मतलब बैंक में ₹500 डाल दिए। ₹500 डालने के बाद आप गए एक एटीएम पे या फिर उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया। आपने वहाँ पिन डाला, आपने कहा ₹200 निकालने हैं, आपके ₹200 निकल गए। अब आपने अगली बार गए, आपके ₹200 कट गए तो आपके पास ₹300 बचे, ठीक है? आपने निकाले ₹400। अब इस वक़्त वो बताएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, कि आपके अकाउंट में या आपके जो बैंक है, उसमें इतना पैसा नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ़ उतना ही पैसा निकाल सकते हो, जितना आप डालोगे उस बैंक। ये है आपका डेबिट कार्ड का। इसमें जो बाकी हमें कुछ भी लेना होता है, वो जी पैसे जो आपके ऊपर से लगते हैं, बैंक के कुछ सर्विस चार्जेस या फिर जो भी उन्हें चार्ज करना होता है, वो लेते हैं। एक होता है दूसरा, दूसरी ओर पे क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जो है, वो आपका बहुत अलग होता है। ये आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश कर देगा ये चीज़ पे, बट क्रेडिट कार्ड बहुत समय पे थोड़ा सँभल के यूज़ करने वाली चीज़ है। क्रेडिट कार्ड जो हमारा है, हम जिसको समझें, तो वो ऐसा है कि आपके उस कार्ड में पैसा नहीं होना चाहिए। अगेन मैं एक कल्पतरू बैंक हूँ, मुझसे आपने एक कार्ड लिया और इस वक़्त आपको एक शॉपिंग करने जानी है, आप कहीं पे गए वो कुछ चीज़ खरीदने के लिए, आपने कहा हमारी तो यार जेब में पैसे नहीं है, बट एक आपका दोस्त कहता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब उसने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, उसके क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट थी, लिमिट होती है एक आपका वहाँ पर उससे ऊपर आप चीज़ नहीं कर सकते। आपके पास कैश नहीं है, ना आपने पैसा डलवा रखा है, बट आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको पता है कि आप ₹500 की कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। तो आपने ₹500 की चीज़ खरीद ली उससे, उसकी वो लिमिट थी। आपने अब वो इस्तेमाल किया, अब आपका कोई पैसा नहीं लगा, आप बड़े खुश कि मैंने कार्ड यूज़ कर लिया और मुझे सामान मिल गया और मैं चलता हूँ। बट इसकी एक बात है, मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ भी मुफ्त नहीं आता ज़िंदगी में, वैसे ही ये क्रेडिट कार्ड का जो आपका बिल होगा, जो आपको पे करना होगा, जो आपको वापस करना होगा, वो आपका उस महीने के अंत में या फिर जैसे भी उस बैंक का सिस्टम रहेगा, जैसे तरीका रहेगा, आपको वो पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप देते नहीं हैं, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ेगा और आपको और चीज़ें भी झेलनी पड़ेंगी। तो उसको बहुत ध्यान से अपने पैसे सँभल के और उस तरीके से कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम और समझते हैं मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। हमने काफ़ी विस्तार में इस चीज़ का वार्तालाप किया इस बात पे। तो वस्तु निर्मीय प्रणाली, जैसे बार्टर सिस्टम कहते हैं कि वस्तु से वस्तु लेन-देन, फिर हम उससे बदले दूसरे स्थान पे है जिसमें मुद्रा से वस्तुओं को लेने का है, जो आज भी हम करते हैं। उससे जन्म हुई एक बैंकिंग प्रणाली की, जो एक कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, कि इस माध्यम से कोई भी चीज़ ट्रांसफर, विनिमय हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, संपादन उसका। फिर आपकी कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत यही आता है कि एक संकेत से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति जो बिना किसी विलंब के वहाँ पहुँच सके। फिर एटीएम एक प्रणाली आता है जिससे आप आसानी से जो पैसे हैं अपने निकाल सकते हैं प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड से, कोई भी आपका जो अमाउंट है निर्धारित समय पे। फिर एक डेबिट कार्ड जिसके द्वारा, वो प्लास्टिक कार्ड है जिसके द्वारा आप पैसे निकालते हैं, और क्रेडिट कार्ड वो दूसरा एक कार्ड होता है जिसके आधार पे उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अभी हमने क्रेडिट कार्ड का वर्णन किया। अब मुद्रा के इस विकास को एक कहानी के द्वारा
समझा सकता है, तो हम एक कहानी के द्वारा भी समझेंगे इस पूरी मुद्रा को। क्या है ये कहानी? तो सिंघासी, अब इसमें आपको थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि कहानियाँ सुनना किसको पसंद नहीं होता और इससे आपके दिमाग में ही बैठेगी ये चीज़। तो सिंघासनी गाँव की एक कहानी है, ठीक है? तो बिहार के, ध्यान से सुनिएगा, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंघासनी गांव का एक लड़का छोटू प्राय अपनी माँ को सब्जी वाले के अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें जैसे कि चीनी हो गई, कागज़, पॉलीथिन या फिर कुछ भी सॉरी पेंसिल पेंसिल माफ़ कीजिएगा, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती थी, तो उसकी जो माँ थी, उसे गाँव के दुकानदार से उन छोटी-मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती थी। अब छोटू के पिता जब शहर जाते हैं, तो अपने अनाज को बेचकर रुपए लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। अब छोटू का एक समधी है। समधी कौन? श्याम कुमार पटना से नौकरी करता है। अभी तक हमने क्या समझा है कि बिहार के एक पूर्वी चंपारण जिला है, रामगढ़ थाना है, वहाँ पर एक कौन-सा लड़का है? छोटू। वो अपनी माँ को सब्जी लेते देखता है और अनाज के बदले सब्जी वो लेती हैं। उसे जब भी अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि चीनी, कागज़, पेंसिल आदि, तो वो उसकी माँ गाँव के दुकानदार से इन छोटी-मोटी चीज़ें लाने के लिए अनाज दे देती है कि अनाज दे दियो और वो सामान ले आइए। अब छोटू के एक पिताजी भी हैं, जो एक शहर जाते हैं, वहाँ अनाज को बेच देते हैं और कुछ रुपया लेके आते हैं और उससे कपड़े खरीदते हैं उन लोगों के लिए। अब छोटू का एक समधी है, जिसे है श्याम कुमार, वो पटना में नौकरी करता है। एक बार होली की छुट्टी हो जाती है, तो वह अपने यहाँ छोटू को बुलाते हैं। एक दिन शाम को वह छोटू के अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले जाता है। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसे देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया और कंप्यूटर के माध्यम से पैसों का भुगतान कर दिया। अब जो छोटू का अब छोटू जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। भाई ये क्या है? कि अपने संबंधी श्याम कुमार को जिज्ञासा पूर्वक ये पूछा कि बिना पैसे के आपने ये सामान कैसे ले लिया? या अभी तक उसने ये देखा था कि उसकी माँ को सामान देती थी और या फिर पैसों से। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है, वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति है, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, बताइएगा? बार्टर सिस्टम। सही। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर जो पैसे जो लेते सामान लाते हैं, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। किससे जो होती है? मुद्रा से। बिल्कुल सही। और आज जो हम प्लास्टिक से एक टुकड़े से अपनी वस्तु की जो कीमत है का भुगतान जो है किए हैं, वे कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, जो हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज के युग में ये भुगतान चेक के द्वारा भी करा जा सकता है अथवा एक प्लास्टिक का टुकड़ा जैसे क्रेडिट कार्ड या अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं, उनसे भी किया जा सकता है। तो छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातें को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। तो आप भी अपने जो आसपास सारे छात्र हों, उनसे इस बात का कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मौद्रिक प्रणाली क्या होती है, एक डेबिट कार्ड क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कंप्यूटराइज़्ड बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, ये प्लास्टिक कार्ड क्या है और ये हमारा बार्टर सिस्टम जो वस्तु का है, वो कैसे चलता था इस बात में। तो यहाँ पर हम इस पूरी चीज़ को समाप्त करते हैं, इस पूरी चीज़ को जानकर ये पूरा मौद्रिक प्रणाली क्या थी हमारी। अब आर्थिक विकास की माप की एवं